Hello students, this is Ashish and welcome to my class. Today we are going to discuss about the fourth chapter of social and political life, that is growing up as boys and girls. In this chapter, the first topic is growing up in Samoa in the 1920s. The Samoan Islands are part of a large group of small islands in the southern part of the Pacific Ocean. Samoan Island जो है वो किस आइलैंड का पार्ट है? एक पार्ट है साउथर्न पार्ट जो कि पैसिफिक ओशियन में, ठीक है. In the 1920, according to the research reports on Samoan society, children did not go to school. 1920 की अगर बात करें तो एक रिसर्च में पाया गया कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो चिल्ड्रंस हैं, दे डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाते. ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन एज यंग एज 5 year old took over this responsibility. जो वहाँ पे बड़े बच्चे होते थे, इवन कि वो केवल जब 5 साल के होते थे, 5 years old, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो जो छोटे उनके भाई हैं, जो यंगस्टर हैं, जो यंग हैं, उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते थे, चाहे वो बड़े 5 साल के ही हों, ठीक है. नेक्स्ट इज बाय द टाइम अ बॉय वॉज about 9 year old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. तो एक लड़का जो कि सिर्फ 9 साल का, ओके, 9 years old, 9 साल का ही होने पे वो बड़े बच्चों को ज्वाइन करता था और वो ये सीखता था बाहर के काम, जैसे फिशिंग यानी कि जो मछली पकड़ने का काम होता था, एंड प्लांटिंग कोकोनट्स यानी कि कोकोनट की प्लांटिंग और फिशिंग को वो सीखता था जब वो सिर्फ 9 साल का हो जाता था. उसके बाद से ही गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और डू errands for adults till they were teenagers. तो जो गर्ल्स होती थी उनका काम होता था कि वो छोटे बच्चों को देखें या फिर टीनेजर्स जो होते थे, जो एडल्ट होते थे, उनको वो उनकी देखभाल करती थी. आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो, जब वो 14 years 14 साल की हो जाती थी, कितनी 14 years, गर्ल्स ऑल्सो वेंट टू फिशिंग ट्रिप्स. गर्ल्स जो होती थी वो भी कहाँ जाती थी? फिशिंग ट्रिप्स पे, यानी कि वो भी मछली पकड़ने के काम में जाती थी. वर्कड इन द प्लांटेशंस, लर्न हाउ टू वेव बास्केट्स, ओके, कि बास्केट्स कैसे बनाने हैं, प्लांटेशन करना है, पेड़ लगाना है, वो कैसे. तो ये सारी चीज़ें लड़कियां भी सीखती थी जब वो सिर्फ 14 की हो जाती थी. नेक्स्ट इज ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन द 1960s. 1960 में मध्य प्रदेश में कैसे ग्रोइंग अप होते थे बच्चे, उनको देखेंगे. फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स. जब क्लास 6 में ही होते थे तो बॉयज़ और गर्ल्स को सेपरेट स्कूल में भेजा जाता था, यानी कि बॉयज़ का स्कूल अलग होता था और गर्ल्स का अलग होता था. द गर्ल्स स्कूल हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड वेयर दे प्लेड इन सेक्युलरिज्म एंड सेफ्टी फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड. यानी कि जो गर्ल्स का स्कूल होता था उसके बीच में एक आंगन होता था, कोर्टयार्ड होता था, जहाँ पर वे खेलती थी. तो उन्हें बाहर की दुनिया से सेफ्टी दी जाती थी. इसके लिए ऐसा
उनका मानना था, इसलिए वो क्या करते थे कि गर्ल्स के स्कूल जो होते थे उनके बीच में एक कोर्टयार्ड यानी कि आंगन सा बनाते थे जिनमें वो खेलती थी। बॉयज़ स्कूल डिड नॉट हैव सेपरेट इन कोर्सेज, ऐसा कुछ सेपरेट बॉयज़ के स्कूल में नहीं होता था, वो ओपन में खेलते थे वगैरह। द बॉयज़ यूज टू स्ट्रीट्स एज अ प्लेस टू स्टैंड अराउंड इडलिंग, टू प्ले, टू ट्राई आउट ट्रिक्स विद देयर बाइसिकल। तो जो बॉयज़ होते थे वो जो स्ट्रीट्स का यूज़ करते थे, गलियों का यूज़ करते थे, वो उसमें खड़े होकर टाइम स्पेंड करना खेलने के लिए और अपनी बाइसिकल्स से जाने के लिए, तो वो इस तरह के से गलियों का यूज़ करते थे। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन अ ग्रुप, जो गर्ल्स होती थी वो हमेशा ग्रुप में चलती थी। बिकॉज दे ऑल्सो कैरीड फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड एंड अटैक्ड, क्योंकि वो हमेशा डरती थी टीज करने से यानी कि उन्हें छेड़े जाने से और अटैक से। तो इस वजह से वो क्या करती थी, अक्सर उन गलियों का यूज़ ग्रुप में जाने के लिए करती थी। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो बॉयज़ और गर्ल्स में क्या डिस्टिंक्शंस थे वो हम देखेंगे। सोसाइटीज़ मेक क्लियर डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स फ्रॉम एन अर्ली एज। तो ये चीज़ें बॉयज़ और गर्ल्स में अर्ली एज से ही सोसाइटी क्लियर करती थी। बॉयज़ आर यूजुअली गिवन कार्स टू प्ले विद एंड गर्ल्स डॉल्स। जो लड़के होते थे, लड़कों को यूजुअली कार दी जाती थी खेलने के लिए और गर्ल्स को डॉल दी जाती थी, यानी कि उन्हें पहले से ही क्लियर किया जाता था कि कौन क्या करेगा। ठीक है, वो अर्ली एज से ही वो डिसाइड करती थी सोसाइटी। दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स सच एज हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, व्हाट गेम्स बॉयज शुड प्ले, हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली और बॉयज नीड टू बी टफ। तो ये डिफरेंस जो है, अगर हम बात करें कि डेली के कामों में, छोटे छोटे चीज़ों में वो डिफरेंस किए जाते थे कि गर्ल्स किस तरह से ड्रेसअप करेंगी, कौन से गेम लड़कों को खेलने चाहिए और गर्ल्स को सॉफ्टली बात करनी चाहिए, बॉयज़ को थोड़ा सा टफ होना चाहिए। तो इस तरह के जो डिफरेंस थे वो डेली के छोटे छोटी चीज़ों में किए जाते थे। इन मोस्ट सोसाइटीज़ द रोल्स मैन एंड वुमेन play or the work they do are not valued equally। बहुत सी सोसाइटीज़ में जो आदमी और औरतें, men and women, जो काम करती थी, सेम काम के लिए उन्हें इक्वल वैल्यू नहीं दी जाती थी। तो ये चीज़ें बहुत सोसाइटीज़ में थी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, वैल्यूइंग होमवर्क। घर के जो काम थे उनकी वैल्यू क्या थी वो देखेंगे। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क इज़ डन बाय द वुमेन। तो जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी घर के कामों की, केयर करने की, वे किन्हें करनी होती थी, वुमेन को। ओके, फॉर दिस दे डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर, इसके लिए उन्हें पे नहीं किया जाता था। दस सोसाइटी डेवलप्स दिस वर्क, इन काम को कौन डेवलप करता था, सोसाइटी डेवलप करती थी, इसलिए उन्हें पे नहीं किया जाता था। उनका मानना था कि ये उनके काम हैं जो उन्हें करने होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लाइफ्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। जो घर में काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर्स होते थे, उनकी लाइफ कैसी होती थी वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन। पहले तो ये समझने वाली चीज़ें हैं कि घर में जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनमें ज़्यादातर वुमेन ही होती हैं। वेजेस पेड आर लो एज डोमेस्टिक वर्क इज़ नॉट रिगार्डेड एज वैल्यूएबल। जो वेजेस उनको पे किए जाते थे, जो भी उन्हें उनके काम के लिए दिया जाता था, वो बहुत ही कम होता था और उनके वैल्यू के रिगार्डेड वो नहीं होता था।
यानी कि उनका जो काम था, जो वो मेहनत करते थे, उसके अकॉर्डिंग उन्हें जो पे किया जाता था वो बहुत ही लो होता था। ओके, नेक्स्ट इज हाउस वर्क रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फिजिकल लेबर एंड इज टाइम कंज्यूमिंग। जो घर के काम होते थे उनमें बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर, बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम यानी कि मेहनत बहुत लगती थी, और वे बहुत ज़्यादा क्या होते थे, टाइम कंज्यूमिंग होते थे। इन रूरल एरियाज फेचिंग वाटर एंड कैरिंग फायरवुड आर स्ट्रेनस एंड फिजिकली डिमांडिंग एक्टिविटीज़। तो रूरल एरियाज़ की अगर बात करें तो वहाँ पे पानी लाना, फायरवुड ले जाना, ये सारे जो है वो फिज़िकल डिमांडिंग एक्टिविटी होती थी जिनमें कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें उसके अकॉर्डिंग पे नहीं किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें थी कि जिस तरह के उनके काम होते थे उसके अकॉर्डिंग उन्हें पे नहीं किया जाता था। विमेन वर्क एंड इक्वालिटी। The inequality between men and women has to be dealt with through actions, not just the level of the individual or the family but also by government। जो inequality होती थी men and women के बीच में, उन्हें किस तरह से डील करना होता था, थ्रू एक्शन, नॉट जस्ट एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल, केवल इंडिविजुअली ही नहीं या फिर किसी फैमिली के द्वारा ही नहीं, बल्कि गवर्नमेंट जो उस समय थी वो भी उनमें काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी करती थी। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इस पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया इस चीज़ को लेके, वो क्या कहता है, दैट बीइंग मेल और फीमेल, एक मेल और फीमेल के लिए शुड नॉट बिकम अ रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन का रीज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा किस में कहा गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। द गवर्नमेंट इज़ देयरफॉर committed to understanding the reasons for this and taking positive steps to remedy the situation। the government को क्या करना चाहिए, committed understanding the reasons for this, इसके लिए जो भी मतलब जो इन reasons, इन सारी चीज़ों के लिए क्या रीज़न है उन्हें समझना चाहिए, and the taking positive steps टू रेमेडी दिस सिचुएशन, इन सिचुएशन को सही करने के लिए, सुधारने के लिए, इसमें सुधार लाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें सुधारी जा सकें। द गवर्नमेंट हैज़ स्टेप अप आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री एंड हैज़ पास्ड laws that make it mandatory for organizations that have more than 30 women employees to provide crew facilities। गवर्नमेंट को ने स्टेप कैसे लिए हैं इन चीज़ों को, जैसे आंगनवाड़ी में इनके लिए क्या कहते हैं काम किया जाता है बहुत से गांव में। चाइल्ड केयर सेंटर्स खोले गए हैं जहां पर बच्चों का ध्यान दिया जाता है। इन सेवरल विलेजेस, बहुत से गांव में ऐसा किया गया है इन द कंट्री, एंड हैज़ पास्ड लॉ पास किए गए हैं दैट मेक इट मैंडेटरी, जो इनको ज़रूरी बनाते हैं फॉर ऑर्गेनाइजेशन के लिए दैट हैव मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड क्रू फैसिलिटीज़। तो उनकी क्रू फैसिलिटीज़ किन्हें दी गई हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की 30 महिलाओं से, यानी कि 30 वीमेन से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को दी जा सकती हैं, ऐसे मैंडेटरी बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। और जो आंगनवाड़ी हैं, है ना, आंगनवाड़ी और अगर हम कहें चाइल्ड केयर सेंटर,
इनका भी व्यवस्था की गई है, किसके द्वारा? वो गवर्नमेंट ने किया। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो लिए जा रहे हैं, जिनके थ्रू हम इन चीज़ों को सुधार सकते हैं। जो विमेन और मेन के बीच में जो एक डिफरेंस है जहाँ पर हम देखते हैं, तो उन डिफरेंस को सही करने के लिए कुछ गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप लिए जाते हैं। जो सोसाइटी ने बनाई है डिफरेंसेस जो भी हमने देखी, तो उनको सही करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि भाई आंगनबाड़ी, चाइल्ड केयर सेंटर जो खोले गए हैं या फिर जो मैंडेटरी बनाई गई हैं कुछ, तो उनके थ्रू जो है वो इन चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज योर 4th chapter. I hope you have understood this. So we'll meet with the next chapter in the next video. Till then, have a good day. Thank you.